अध्याय 4 सामान्य पोर्टफोलियो नीति। रक्षात्मक निवेशक। किसी भी निवेश पोर्टफोलियो की बुनियादी विशेषता आमतौर पर उसके मालिक या मालिकों की स्थिति और विशेषताओं से तय होती है। एक चरम पर हमारे पास बचत बैंक, जीवन बीमा कंपनियां और कथित कानूनी ट्रस्ट फंड हुआ करते थे। एक पीढ़ी पहले तक अनेक राज्यों में कानून द्वारा उनके निवेश हाई ग्रेड बॉन्ड्स और कुछ मामलों में हाई ग्रेड प्रेफर्ड स्टॉक्स तक सीमित होते थे। दूसरे चरम पर हमारे पास धनी और अनुभवी व्यवसायी हैं जो अपनी प्रतिभूति सूची में किसी भी बॉन्ड या शेयर को शामिल कर सकते हैं, बस उन्हें वो खरीदने के लिए आकर्षक लगे। एक पुराना और ठोस सिद्धांत है कि जो लोग जोखिम नहीं ले सकते उन्हें अपने निवेश फंड को तुलनात्मक रूप से कम रिटर्न तक सीमित रखना चाहिए। यहीं से ये आम धारणा विकसित हुई कि निवेशक को उस रिटर्न दर का लक्ष्य रखना चाहिए जितना कम या अधिक जोखिम वो वहन कर सकता हो। हमारा नजरिया अलग है। इच्छित रिटर्न की दर इसके बजाय इस पर निर्भर होनी चाहिए कि निवेशक कितनी बुद्धिमानी से प्रयास करना चाहता है और अपने काम के लिए मेहनत करता है। न्यूनतम रिटर्न हमारे निष्क्रिय निवेशक को मिलता है जो चिंताओं से सुरक्षा और मुक्ति दोनों चाहता है। अधिकतम रिटर्न सजग और उद्यमशील निवेशक को मिलता है जो अधिकतम बुद्धिमानी और कौशल का उपयोग करता है। 1965 में हमने ये और जोड़ा था। अनेक मामलों में बड़े मुनाफे के अवसर वाले बार्गेन इशू में 4.5% यील्ड देने वाले पारंपरिक बॉन्ड खरीद की तुलना में वास्तविक जोखिम कम होता है। इस बयान में हमारे संदेह से ज्यादा सच्चाई थी, क्योंकि आगामी वर्षों में सबसे बेहतरीन दीर्घावधिक बॉन्ड्स अपने बाजार मूल्य का काफी अंश ब्याज दरों में इजाफे के कारण खो बैठे। बॉन्ड स्टॉक्स आवंटन की बुनियादी समस्या। हम रक्षात्मक निवेशक की पोर्टफोलियो नीति की रूपरेखा अत्यंत संक्षेप में पहले ही बता चुके हैं। वे अपना फंड हाई ग्रेड बॉन्ड्स और हाई ग्रेड साधारण शेयरों के बीच विभाजित करें। हमने मूलभूत निर्देशक नियम के तौर पर सुझाया था कि निवेशक को अपने फंड का 25% से कम और 75% से ज्यादा साधारण शेयरों में निवेश कभी नहीं करना चाहिए, और बॉन्ड्स में इसके उलट 75% से 25% की रेंज होनी चाहिए। इसका मतलब मानक बंटवारा ये है कि इन दोनों प्रमुख निवेश माध्यमों में बराबर या 50-50 निवेश करें। परंपरा के अनुसार साधारण शेयरों में निवेश प्रतिशत बढ़ाने के पीछे मंदी के लंबे बाजार में बार्गेन प्राइस का स्तर आने जैसा ठोस कारण होना चाहिए। इसके विपरीत साधारण शेयर घटकों को 50% से कम करने के पीछे ठोस प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जब निवेशक को यह महसूस हो कि बाजार का उच्च स्तर खतरनाक ढंग से अधिक है। ये स्थापित सूक्तियां बताने में तो आसान है, पर इन पर चलना मुश्किल है, क्योंकि ये उस मूल मानव स्वभाव के खिलाफ हैं जो तेजी या मंदी के बाजार अतिरेक को उत्पन्न करता है। एक औसत शेयर धारक के लिए साध्य नीति सुझाना लगभग विरोधाभासी होता है। जब बाजार एक निश्चित बिंदु के पार जाए तो वो अपनी होल्डिंग कम करे और इसके बाद आने वाली गिरावट में उन्हें बढ़ा ले। ऐसा इसलिए क्योंकि औसत व्यक्ति की कार्यशैली, और शायद यही कार्यशैली होनी चाहिए, कि वो विपरीत अवस्था में कार्य करता है। अतीत में अनेक चढ़ाव और उतार आए हैं और लेखक का मानना है कि भविष्य में ये आते रहेंगे। मगर अब निवेश और स्पेकुलेटिव परिचालन के बीच का अंतर उतना साफ होता है जैसा कभी था। तो हम ऐसे निवेशकों की कल्पना कर सकते थे जो बेहद चतुर और अनुभवी समूह में होंगे, जो असावधान अभागे स्पेकुलेटर को ऊंचे भावों पर बेच देंगे और कम भावों पर उनसे वापस खरीद लेंगे। बीते दिनों में ये तस्वीर कुछ संभाव्य हो सकती थी, लेकिन 1949 के बाद हुए वित्तीय विकास के बाद इसे पहचानना आसान नहीं है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि म्यूचुअल फंड जैसे पेशेवर परिचालन इस तरह से संचालित किए जाते हैं। इक्विटी में लगाया पोर्टफोलियो प्रतिशत, जो दो प्रमुख फंड प्रकारों संतुलित और साधारण शेयरों में लगाया जाता है, वर्ष प्रतिवर्ष थोड़ा ही परिवर्तित हुआ है। उनके विक्रिय गतिविधियां मुख्यतः कम से कम ज्यादा संभावनाशील होल्डिंग्स को पाने के प्रयासों से संबंधित होती है। जैसा कि काफी पहले से माना जाता है कि शेयर बाजार का अपने पुराने बंधनों से रिश्ता टूट गया है, और अगर नए के बाद ये स्थापित नहीं हो सका तो हम निवेशक को ऐसा कोई विश्वसनीय नियम नहीं दे सकते जिससे वो अपनी साधारण शेयरों की होल्डिंग्स को 25% न्यूनतम तक कम कर सके और बाद में इन्हें 75% अधिक कर सके। हमारा यही अनुरोध है कि निवेशक को अपना आधे से ज्यादा धन कभी भी शेयरों में तब तक नहीं लगाना चाहिए
जब तक उसे शेयर की स्थिति को लेकर पूरा भरोसा ना हो और उसे पूरा विश्वास हो कि वो बाजार में 1969-70 जैसी गिरावट को संतुलन के साथ देख सकता है। हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि 1972 की शुरुआत के मौजूदा स्तर को देखते हुए ऐसे ठोस यकीन को न्यायोचित कैसे मान सकते हैं। इसी कारण इस वक्त हम साधारण शेयरों में 50% से अधिक के विभाजन के खिलाफ हैं, लेकिन इसके पूरक कारणों से इस आंकड़े को 50% से कम करने की सलाह देना उतना ही मुश्किल है जब तक निवेशक का मन मौजूदा बाजार स्तर को लेकर परेशान ना हो और साथ ही वो निकट भविष्य में अपने कुल फंड में वृद्धि को सीमित भागीदारी, मान लीजिए 25% तक करने को लेकर संतुष्ट हो। इसलिए हम अपने ज्यादातर पाठकों के लिए 50-50 का फॉर्मूला आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अत्यधिक सरल प्रतीत होता है। इस योजना में मार्गदर्शन करने वाला नियम बॉन्ड्स और शेयर होल्डिंग्स के बीच जितना संभव हो व्यवहारिक रूप से समान बंटवारा करना है। जब बाजार स्तर में बदलाव के कारण साधारण शेयर घटक मान लीजिए 55% हो जाए तो शेयर पोर्टफोलियो में से 11वें हिस्से को विक्रय कर ये राशि बॉन्ड्स में हस्तांतरित कर दें। इसके विपरीत जब साधारण शेयर अनुपात गिरकर 45% हो जाए तो बॉन्ड फंड के 11वें हिस्से को बेचकर इसे और शेयर खरीदने में उपयोग करें। 1937 के बाद येल विश्वविद्यालय ने कई वर्षों तक कुछ ऐसी ही योजना का अनुपालन किया, लेकिन साधारण शेयरों की होल्डिंग्स में वो आंकड़ा 35% का था। हालांकि 1950 के दशक की शुरुआत में ऐसा लगा कि येल ने अपने प्रसिद्ध फॉर्मूले को त्याग दिया है और 1969 में उन्होंने अपना 61% पोर्टफोलियो कुछ कन्वर्टिबल सहित शेयरों में लगा दिया। उस वक्त उसके 71 संस्थानों की न्यास निधि कुल $7.6 बिलियन थी। उसका 60.3% साधारण शेयरों में लगा हुआ था। येल का उदाहरण एक वक्त पर निवेश के सबसे लोकप्रिय फॉर्मूले पर बाजार चढ़ने के घातक प्रभाव को दर्शाता है। बहरहाल हमें पूरा यकीन है कि हमारे दृष्टिकोण में 50-50 का संस्करण रक्षात्मक निवेशकों के लिए बेहतर है। यह काफी आसान है। इसका लक्ष्य निर्विवाद रूप से सही दिशा में होता है। इसके अनुपालन से कर्ता को महसूस होता है कि वो बाजार में हो रहे घटनाक्रम के अनुसार कम से कम कुछ कर तो रहा है। सबसे अहम, इससे वो बाजार के अधिक से अधिक ऊंचाई तक चढ़ने पर साधारण शेयरों के अधिक आकर्षण से बचता है। इसके अतिरिक्त एक सच्चे रूढ़िवादी निवेशक के लिए बढ़ते बाजार में अपने पोर्टफोलियो में से आधे पर लाभ को देखना संतोषजनक होगा, जबकि बड़ी गिरावट में भी उसे ये देखकर संतोष होगा कि वो अपने साथी निवेशकों के मुकाबले कितनी बेहतर स्थिति में है। हालांकि हमारे द्वारा प्रस्तावित 50-50 बंटवारा निश्चित ही अब तक का सबसे सरल आविष्कृत सर्व उद्देश्य कार्यक्रम है। फिर भी परिणाम प्राप्ति की बात करें तो ये सबसे अच्छा साबित नहीं होगा। निसंदेह ऐसी कोई यांत्रिक या अन्य पद्धति नहीं है जो ये सुनिश्चित कर सके कि वो किसी दूसरे से बेहतर है। हालांकि प्रतिनिधि शेयरों के मुकाबले अच्छे बॉन्ड से मिल रही ज्यादा बड़ी रिटर्न आय वो शक्तिशाली तर्क है जो बॉन्ड घटक के पक्ष में है। शेयरों में 50% या सबसे कम अंक के बीच का विकल्प चुनना मुख्य रूप से निवेशक के अपने स्वभाव और नजरिए पर निर्भर करता है। अगर वो सही अवसर के लिए शांत रह सकता है तो उसे इस वक्त 25% जितने कम शेयर घटक को रखते हुए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक DJIA लाभांश यील्ड मान लीजिए बॉन्ड यील्ड की 2/3 ना हो जाए, जिसके बाद वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स में 50-50 का संतुलन स्थापित कर सकता है। DJIA के लिए 900 और प्रति यूनिट $36 के लाभांश से शुरू करने के लिए या तो अग्रणी स्टॉक्स पर वर्तमान रिटर्न में किसी भी बदलाव के बिना कर योग्य बॉन्ड प्रतिफल में 7.5% से लगभग 5.5% तक गिरावट की आवश्यकता होगी, या अगर बॉन्ड यील्ड में कोई कमी नहीं होती है और लाभांश में कोई वृद्धि नहीं होती है तो DJIA में 660 तक गिरावट की जरूरत होगी। इस तरह के मध्यवर्ती बदलाव संयोजन से वही बाइंग पॉइंट उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कार्यक्रम विशेष रूप से जटिल नहीं होता। मुश्किल बात इसे अपनाना और इस पर टिके रहना है, जिसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कुछ ज्यादा ही रूढ़िवादी ना साबित हो जाए। बॉन्ड घटक। निवेशक के पोर्टफोलियो के बॉन्ड घटक के इशू चयन से जुड़े दो प्रमुख प्रश्न होते कि वो कराधीन बॉन्ड्स खरीदे या कर मुक्त, और ये लघु परिपक्वता के हों या दीर्घकालिक। कर संबंधी प्रश्न मुख्य रूप से गणित का मामला है।
जो यील्ड और निवेशक के टैक्स ब्रैकेट का अंतर होता है। जनवरी 1972 में 20 वर्षीय परिपक्वता विकल्प ग्रेड AA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मिल रहे 71.2% तथा प्रमुख कर मुक्त इशू में मिल रहे 5.3% के बीच था। आमतौर पर म्यूनिसिपल शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के कर छूट प्राप्त बॉन्ड्स के लिए किया जाता है, जिनमें राज्य के दायित्व भी शामिल हैं। इस परिपक्वता में कॉर्पोरेट से म्यूनिसिपल के क्षेत्र में आने पर आय में करीब 30% की हानि होती थी। इसलिए यदि निवेशक 30% से अधिक के उच्चतम टैक्स ब्रैकेट में होता तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को चुनने पर उसे शुद्ध बचत होती। यदि इसका अधिकतम कर 30% से कम होता तो इसके उलट होता। एक अकेले व्यक्ति पर 30% की दर तब लगती है जब उसकी आय कटौती के बाद $10,000 से ज्यादा हो। विवाहित दंपत्ति के लिए ये दर तब लागू होती है जब उनकी संयुक्त कर योग्य आय $20,000 से ज्यादा हो जाए। ये स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में एकल निवेशकों को अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के मुकाबले अच्छे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में कर पश्चात उच्च रिटर्न प्राप्त होगा। दीर्घ बनाम लघु परिपक्वता का विकल्प काफी अलग तरह का सवाल है। अर्थात क्या निवेशक बॉन्ड्स के भाव गिरने से स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन इसकी कीमत नंबर 1 कम वार्षिक प्राप्ति और नंबर 2 मूल मूल्य में अच्छी वृद्धि की संभावना को खोना हो सकती है। हमें लगता है कि अच्छा यही होगा कि हम इस सवाल पर अध्याय 8 निवेशक और बाजार अस्थिरता में विचार करें। अतीत में कई वर्षों तक निवेशकों के लिए केवल एक ही बॉन्ड को खरीदने में समझदारी थी, यूएस सेविंग्स इशू। इसकी सुरक्षा पर कोई संदेह नहीं था। इनमें प्रथम श्रेणी के अन्य बॉन्ड निवेश से अधिक रिटर्न मिलता था। इनमें मनी बैक के विकल्प के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलती थी जो इन्हें और ज्यादा आकर्षक बना देती थी। अपने पूर्व संस्करणों में हमने एक पूरा अध्याय यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स अ बून टू इन्वेस्टर्स शीर्षक से दिया था। जैसा कि हमने बताया, यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स में आज भी कुछ खास विशिष्टताएं हैं जो इसे किसी भी निजी निवेशक की खरीद के लिए उचित बनाती। कम पूंजी वाले व्यक्ति जिनके पास बॉन्ड्स में लगाने के लिए $10,000 से अधिक ना हो, उनके लिए हमें लगता है कि यही सबसे सरल और सर्वोत्तम विकल्प है। लेकिन जिनके पास पूंजी ज्यादा है, उन्हें अन्य माध्यम ज्यादा पसंद आ सकते हैं। चलिए हम कुछ प्रमुख बॉन्ड्स की सूची बनाते हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, और हम उनके आम विवरण, सुरक्षा, यील्ड, बाजार भाव, जोखिम, आय कर स्थिति और अन्य विशेषताओं पर भी संक्षेप में चर्चा करते हैं। नंबर 1 यूएस सेविंग्स बॉन्ड सीरीज E एंड सीरीज H। सबसे पहले हम इनके अहम प्रावधानों को संक्षेप में बताएंगे और इसके बाद इन विशिष्ट, आकर्षक और अत्यधिक सुविधाजनक निवेश के अनेक फायदों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। सीरीज H बॉन्ड में ब्याज अन्य बॉन्ड्स की तरह अर्धवार्षिक मिलता है। इसमें प्रत्येक वर्ष की दर 4.29% है और तत्पश्चात परिपक्वता तक अगले 9 वर्ष के लिए फ्लैट 5.10% है। सीरीज E बॉन्ड्स पर ब्याज भुगतान नहीं होता, बल्कि रिडेम्पशन मूल्य बढ़ाकर धारक को देय होता है। बॉन्ड्स अपने फेस वैल्यू से 75% पर विक्रय होते हैं और विक्रय के 5 वर्ष 10 महीने बाद 100% पर परिपक्व होते हैं। अगर इन्हें परिपक्वता तक रखा जाए तो इनसे प्राप्ति कुल मिलाकर 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होती है। यदि पहले ही भुना लिया जाए तो अधिकतम यील्ड पहले वर्ष में 4.01% और अगले 46.5 वर्ष 5.20% तक हो सकती है। बॉन्ड्स का ब्याज फेडरल आयकर का विषय है, लेकिन इसे राज्य कर से छूट प्राप्त है। यद्यपि सीरीज E के फेडरल आयकर का भुगतान धारक ब्याज मिलने पर वार्षिक उच्च रिडेम्पशन मूल्य द्वारा या बॉन्ड के वास्तव में भुनाए जाने पर करने का विकल्प चुन सकता है। सीरीज E बॉन्ड्स का धारक इसे किसी भी वक्त इनकी मौजूदा रिडेम्पशन वैल्यू पर नकद खरीदने के बाद शीघ्र भुना सकता है। सीरीज H बॉन्ड के धारकों को भी ये अधिकार मिलते हैं कि वे इसे मौजूदा मूल्य यानी कि लागत पर नकद भुना सकते हैं। सीरीज E बॉन्ड्स को कुछ कर लाभ सहित सीरीज H बॉन्ड्स में बदला जा सकता है। खोए या नष्ट हुए या चोरी हुए बॉन्ड्स को निःशुल्क बदला जा सकता है। वार्षिक खरीद पर कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ सह स्वामित्व के उदार प्रावधान से अधिकांश निवेशक जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। ऐसा और कोई निवेश नहीं है जिसमें नंबर 1 पूर्ण सुरक्षा और ब्याज भुगतान की सुरक्षा हो, नंबर 2
किसी भी समय पूर्ण धनराशि वापसी का अधिकार हो, और नंबर 3, कम से कम 10 वर्षों तक कम से कम 5% ब्याज दर की गारंटी मिलती हो। सीरीज ई बॉन्ड्स के पुराने इशू धारकों को अधिकार रहा है कि वे अपने बॉन्ड्स को परिपक्वता पर बढ़ा सके, और इस तरह वे वार्षिक मूल्य को क्रमिक उच्चतर दरों पर हासिल करना जारी रख सकते हैं। इस पूरे समय आयकर भुगतान का स्थगन भी बड़े धन लाभ का कारण रहा है। हमने गणना की है कि इससे कुल कर पश्चात दर प्राप्ति में पारंपरिक मामलों में तीसरी सबसे ज्यादा प्रभावशाली वृद्धि होती है। इसके विपरीत बॉन्ड्स में लगातार भाव या इससे बेहतर पर नकद के अधिकार से क्रेताओं को कम ब्याज दरों पर पिछले वर्षों के दौरान मूल पूंजी के घटने से पूर्ण सुरक्षा मिली है, जो अनेक बॉन्ड निवेशकों की परेशानी का कारण होती है। कहें तो इससे उन्हें लाभ की ये संभावना मिलती है कि बॉन्ड्स दरें बढ़ने पर वे अपने कम ब्याज वाले होल्डिंग्स को अति उच्च कूपन इशू में समधन आधार पर बदल सकते हैं। हमारी दृष्टि में बचत बॉन्ड्स के स्वामियों को जो विशेष लाभ मिलता है, उसकी अगर अन्य प्रत्यक्ष सरकारी दायित्वों से तुलना करें तो ये उनकी मौजूदा रिटर्न की कमी की क्षतिपूर्ति कर देता है। नंबर 2, अन्य यूनाइटेड स्टेट्स बॉन्ड। ऐसे इशू बहुतायत में मौजूद हैं जिनमें अनेक तरह के कूपन रेट्स और परिपक्वता तारीखें आती हैं। ब्याज भुगतान और मूल पूंजी के पैमाने पर ये सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये फेडरल आयकर के विषय हैं, लेकिन राज्य आयकर से मुक्त हैं। 1971 के अंत में 10 वर्ष से अधिक वाले दीर्घावधिक इशू 6.09% की, इंटरमीडिएट इशू यानी 3 से 5 वर्ष का रिटर्न 6.35% और शॉर्ट इशू में 6.03% यील्ड दर्शाते हैं। 1971 में यह संभव था कि बड़ी छूट के साथ अनेक पुराने इशू खरीद सके। इनमें से कुछ को संपदा कर निपटारे में सम मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए 1990 का यूएस ट्रेजरी 31.5S इसी श्रेणी में आता है। ये 1970 में 60 पर बिके, लेकिन वर्ष 1970 में 77 पर बंद हुए। यह बहुत दिलचस्प बात है कि अनेक मामलों में अमेरिकी सरकार के अप्रत्यक्ष दायित्व इसी परिपक्वता वाले प्रत्यक्ष दायित्वों से उल्लेखनीय रूप से ज्यादा मुनाफा देते थे। जब हम ये लिख रहे हैं तब 7.05% पर नई ऑफरिंग प्रकट हो रही है। अमेरिकी परिवहन विभाग के सेक्रेटरी की पूर्ण गारंटी के सर्टिफिकेट प्रस्तावित हैं। ये यील्ड अमेरिकी प्रत्यक्ष दायित्व से सीधे 1% ज्यादा थी, जो समान वर्ष यानी कि 1986 में परिपक्व होनी थी। वास्तव में ये सर्टिफिकेट पैन सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ट्रस्टियों के नाम से जारी होता था, लेकिन इसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के इस बयान के आधार पर बेचा जाता था कि अमेरिकी सरकार का सामान्य दायित्व होने के कारण इसकी पूरी साख और विश्वास की गारंटी साथ है। इसी तरह के कुछ अप्रत्यक्ष दायित्व अमेरिकी सरकार ने पहले भी स्वीकृत किए थे और उन सभी को पूरी निष्ठा से सम्मान मिला था। पाठक सोच सकते हैं कि ये कैसी धोखाधड़ी है जिसमें व्यक्तिगत गारंटी तो हमारे परिवहन सेक्रेटरी की है और अंत में इसकी बड़ी कीमत करदाता चुकाएंगे। इस परोक्षता का प्रमुख कारण सरकार पर संसद द्वारा लागू ऋण सीमा थी, जबकि सरकार द्वारा दी गारंटी को ऋण नहीं माना जाता था। चालाक निवेशकों के लिए ये एक सही मौका था। इन स्थितियों का संभवतः सबसे बड़ा प्रभाव टैक्स फ्री हाउसिंग अथॉरिटी बॉन्ड्स का आना रहा, जिनमें समान अमेरिकी गारंटी थी और वास्तव में ऐसे एकमात्र टैक्स छूट प्राप्त इशू थे जो सरकारी बॉन्ड्स के समान थे। एक और सरकार समर्थित इशू हाल ही में निर्मित न्यू कम्युनिटी डिबेंचर्स है, जो सितंबर 1971 में 7.60 यील्ड प्रस्तावित करता था। नंबर 3, स्टेट और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इन्हें फेडरल इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। इनमें आमतौर पर जारी करने वाले राज्य के अलावा और कहीं आयकर में छूट नहीं थी। ये या तो सीधे राज्य के प्रत्यक्ष दायित्व थे या सब डिवीजन के या रेवेन्यू बॉन्ड्स के जो टोल, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, किराए आदि से प्राप्त ब्याज भुगतान पर निर्भर हैं। सभी टैक्स फ्री बॉन्ड्स इतने मजबूत नहीं हैं कि रक्षात्मक निवेशक उनकी खरीद को न्यायोचित सिद्ध कर सके। इन्हें चुनने में वो मूडी और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा हर इश्यू को दी रेटिंग से मार्गदर्शन ले सकता है। दोनों सेवाओं में 3 उच्चतम रेटिंग AAA, AA या सिंगल ए में से एक होती है, जो इनमें युक्त सुरक्षा का पर्याप्त संकेत है। इन बॉन्ड्स की यील्ड गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी दोनों में भिन्न हो सकती थी।
जिसमें लघु आवधिक परिपक्वता में कम रिटर्न मिलता था। 1971 के उत्तरार्ध में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल इशू की औसत क्वालिटी रेटिंग AA थी और 20 वर्षीय परिपक्वता में 5.78% यील्ड था। वाइनलैंड NJ बॉन्ड्स जो AA और सिंगल A रेटिंग के थे, इनमें 1 वर्षीय परिपक्वता में केवल 3% यील्ड प्रस्तावित करते थे, जो 1995 और 1996 की परिपक्वता में बढ़कर 5.8% हो गए। नंबर 4, कॉरपोरेशन बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स पर फेडरल और स्टेट टैक्स दोनों लगते थे। 1972 की शुरुआत में इसका उच्चतम गुणवत्ता यील्ड 25 वर्षीय परिपक्वता के लिए 7.19% था। जैसा कि मूडी के AAA कॉर्पोरेट्स बॉन्ड इंडेक्स में प्रकाशित यील्ड में दर्शाया गया है, इन कथित निम्न मध्य ग्रेड वाले इश्यूज BAA रेटिंग की दीर्घावधिक परिपक्वता 8.23% रिटर्न थी। हर वर्ग में लघु आवधिक इशू में प्राप्तियां आमतौर पर दीर्घावधिक दायित्वों से कुछ हद तक कम होती थीं। उपरोक्त सारांश बताता है कि औसत निवेशक के पास हाई ग्रेड बॉन्ड्स में अनेक विकल्प होते हैं। जो लोग उच्च टैक्स दर ब्रैकेट में आते हैं, वे निसंदेह अच्छे टैक्स फ्री इशू से टैक्स योग्य इशू के मुकाबले बेहतर प्राप्तियां हासिल कर सकते हैं। अन्य लोगों के लिए 1972 की शुरुआत में टैक्स योग्य प्राप्तियों की रेंज विशेष विकल्पों के साथ US सेविंग्स बॉन्ड्स में 5% से लेकर हाई ग्रेड कॉर्पोरेट इशू में लगभग 7.5% प्रतीत होती थी। हाई यील्ड बॉन्ड निवेश। यदि निवेश गुणवत्ता का बलिदान दे तो वो अपने बॉन्ड्स पर उच्च आय रिटर्न हासिल कर सकता है। दीर्घ अनुभव दर्शाता है कि आम निवेशक इतना समझदार है कि वो अपने को इन हाई यील्ड बॉन्ड से दूर रखता है। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो कुल रिटर्न के मायने में इनका प्रदर्शन शीर्ष गुणवत्ता वाले इशू से थोड़ा बेहतर ही रहता है। फिर भी अपने स्वामियों के लिए अनेक अप्रिय घटनाक्रमों से व्यक्तिगत जोखिम उत्पन्न करते हैं, जो डावाडोल भाव गिरावट या वास्तविक डिफॉल्ट तक कुछ भी हो सकते हैं। ये सच है कि मोल तोल के अवसर लोअर ग्रेड बॉन्ड्स में अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए विशिष्ट अध्ययन और अवसरों के सफल उपयोग का कौशल आना चाहिए। शायद हमें यहाँ ये बता देना चाहिए कि संसद द्वारा अमेरिकी प्रत्यक्ष बॉन्ड्स इश्यू पर लगाई सीमा से निवेशकों के लिए सरकार समर्थित दायित्वों की खरीद में कम से कम 2 तरह के मोल तोल अवसर उत्पन्न हुए हैं। पहला, टैक्स छूट प्राप्त न्यू हाउसिंग इशू और दूसरा, हाल ही में निर्मित कर योग्य न्यू कम्युनिटी डिबेंचर्स। न्यू हाउसिंग इशू में जुलाई 1971 में प्राप्तियां 5.8% जितनी उच्च थी, जो फेडरल और राज्य टैक्सों से मुक्त थी, जबकि सितंबर 1971 में बिके न्यू कम्युनिटी डिबेंचर्स जो कि कर योग्य हैं, उनमें 7.60% यील्ड था। दोनों दायित्वों के पीछे अमेरिकी सरकार की पूर्ण आस्था और साख थी और इसी कारण उनकी सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं था तथा कुल मिलाकर उनसे प्राप्ति उल्लेखनीय रूप से अन्य सामान्य अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा होती है। बॉन्ड्स की जगह सेविंग्स डिपॉजिट। निवेशक को किसी व्यावसायिक या सेविंग्स बैंक के बचत खाते या जमा पर बैंक सर्टिफिकेट पर काफी ज्यादा ब्याज दर मिल सकती है, जितना वो लघु परिपक्वता वाले प्रथम श्रेणी बॉन्ड पर पा सकता है। बैंक बचत खाते पर ब्याज दर भविष्य में कम हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये व्यक्ति के लघु आवधिक बॉन्ड निवेश का उपयुक्त विकल्प है। परिवर्तनीय शेयर। इन पर अध्याय 16 में चर्चा की गई है। बॉन्ड्स में भाव विविधता पर साधारण रूप से अध्याय 8 निवेशक और बाजार अस्थिरता में वर्णन है। कॉल प्रोविजन। पिछले संस्करणों में हमने बॉन्ड फाइनेंसिंग पहलू पर काफी लंबी चर्चा की थी, क्योंकि इसमें निवेशक के लिए गंभीर लेकिन थोड़ा कम ध्यान में आया अन्याय शामिल था। पारंपरिक रूप से बॉन्ड्स जारी होने के बाद काफी जल्द ही वो भी इशू भाव से मामूली प्रीमियम जैसे 5% से ज्यादा पर प्रतिदेय थे। इसका मतलब हुआ कि निवेशक को आधारभूत ब्याज दरों में बड़े उतार चढ़ाव के दौरान प्रतिकूल बदलावों के पूर्ण प्रहार को सहना पड़ता था और अल्प भागीदारी की संपूर्ण अनुकूलता से वंचित रहना होता था। उदाहरण, अमेरिकन गैस एंड इलेक्ट्रिक 100 ईयर्स 5% डिबेंचर्स का जारी होना है, जो 1928 में जनता को 101 पर बेचे गए। 4 वर्ष बाद लगभग बेचैनी के हालात में इन अच्छे बॉन्ड्स का भाव घटकर 621 हो गया, 8% यील्ड के साथ। 1946 तक महान परिवर्तन में इस तरह के बॉन्ड्स केवल 3% की यील्ड पर बेचे गए।
और 5% इशू 160 के निकट कोट किए जा सकते थे। लेकिन उस वक्त कंपनी ने कॉल प्रोविजन का लाभ लिया और ये इशू मात्र 106 पर भुना लिए गए। इन बॉन्ड अनुबंध पर कॉल फीचर पर्दे के पीछे चित भी मेरी पट भी मेरी जैसा था। आखिरकार बॉन्ड खरीद संस्थानों ने इस अनुचित व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाल के वर्षों में अधिकांश दीर्घावधिक हाई कूपन इशू जारी करने के 10 वर्ष या ज्यादा के प्रति रिडेम्पशन से सुरक्षित है। इससे उनकी भाव वृद्धि अभी भी सीमित है, लेकिन असमान नहीं है। व्यवहारिक मायने में हम निवेशक को दीर्घावधिक इशू में सलाह देते कि थोड़ी मात्रा में यील्ड का नुकसान सहें, जिससे 20 या 25 वर्षों की नॉन कॉलेबिलिटी की सुरक्षा हासिल कर सके। इसी तरह लो कूपन बॉन्ड डिस्काउंट में खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, बजाय ऐसे हाई कूपन बॉन्ड खरीदना जो सम मूल्य पर मिले और कुछ ही वर्षों के लिए कॉलेबल हों। डिस्काउंट की बात करें, जैसे कि 3.5% बॉन्ड को 63.5%, यील्ड 7.85% पर खरीदने में विपरीत कॉल एक्शन से पूरी सुरक्षा निहित होती है। स्ट्रेट यानी गैर परिवर्तनीय प्रेफर्ड स्टॉक। यहाँ प्रेफर्ड शेयर के विषय में कुछ आम बातें बताई जा रही। वास्तव में अच्छे प्रेफर्ड स्टॉक्स हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन वे अपने बुनियादी रूप से बुरे निवेश ढांचे के बावजूद अच्छे हैं। पारंपरिक रूप से प्रेफर्ड शेयर धारक अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें कंपनी से मिलने वाली साधारण शेयर लाभांश की क्षमता और इच्छा पर निर्भर होते हैं। एक बार साधारण लाभांश न मिलने पर या खतरे में होने पर उनकी अपनी स्थिति भी अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टरों पर इनका भुगतान करते रहने का कोई दबाव नहीं होता जब तक वे साधारण शेयरों पर भी भुगतान ना करें। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक प्रेफर्ड शेयरों के फिक्स लाभांश दर से ज्यादा कंपनी के मुनाफे में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। इस तरह प्रेफर्ड धारकों के पास ना तो बॉन्ड धारकों या ऋणदाता जैसा वैध दावा होता है और ना साधारण शेयर धारकों या भागीदारों जैसी लाभ की संभावनाएं होती। प्रेफर्ड शेयरों की यही कानूनी कमजोरियां मंदी के दौर में बार बार सामने आती रही। सभी प्रेफर्ड इशू में से केवल कुछ ही उतार चढ़ाव के बीच निरपवाद निवेश के तौर पर मजबूती से खड़े रहते हैं। अनुभव सिखाता है कि प्रेफर्ड शेयर खरीदने का समय वो होता है जब अस्थायी समस्याओं के कारण उनका भाव काफी कम हो। ऐसे समय पर ये आक्रामक निवेशकों के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन रक्षात्मक निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा अपरंपरागत होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो या तो इन्हें मोल तोल आधार पर खरीदें या ना खरीदें। हम इन बाद वालों को परिवर्तनीय और इतने ही विशेषाधिकार प्राप्त इशू कहते हैं, जिनमें लाभ की कुछ विशेष संभावनाएं रहती हैं। रूढ़िवादी पोर्टफोलियो में इन्हें अक्सर नहीं चुना जाता। प्रेफर्ड शेयरों की एक और आम स्थिति की विशेषता का उल्लेख जरूरी है। इनका निजी निवेशकों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेशन क्रेताओं के लिए बेहतर टैक्स स्तर है। कॉरपोरेशन को उन्हें होने वाली लाभांश आय पर केवल 15% आयकर, लेकिन अपनी साधारण ब्याज आय की पूरी राशि पर आयकर देना होता है। चूंकि 1972 में कॉरपोरेट दर 48% थी, इसका मतलब हुआ कि प्रेफर्ड स्टॉक से मिले $100 पर केवल $7.20 का टैक्स लगेगा, जबकि बॉन्ड ब्याज से मिले $100 पर $48 टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी ओर निजी निवेशकों को प्रेफर्ड स्टॉक निवेश पर उतना ही टैक्स देना होता है जितना बॉन्ड ब्याज पर देते हैं, बस इसमें नाम मात्र की छूट होती है। इस तरह तर्क अनुसार निवेश स्तर के सभी प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉरपोरेशंस को खरीदने चाहिए, जैसे कि सभी टैक्स छूट प्राप्त बॉन्ड उन निवेशकों को खरीदने चाहिए जो आयकर देते हैं। प्रतिभूति ढांचा, बॉन्ड ढांचा और प्रेफर्ड स्टॉक ढांचा जिन पर अब तक चर्चा हुई है वे तुलनात्मक रूप से सरल हैं और उन्हें अच्छी तरह समझा जा सकता है। बॉन्ड धारक स्थिर ब्याज और तय तारीख पर मूल पूंजी का भुगतान लेने का अधिकारी होता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स का स्वामी स्थिर लाभांश के अलावा और किसी चीज का अधिकारी नहीं होता, जिनका भुगतान अन्य साधारण लाभ से पहले होना चाहिए। उसकी मूल पूंजी का मूल्य किसी तय तारीख को वापस नहीं मिलता। लाभांश संचयी और गैर संचयी दोनों तरह के होते हैं। इन्हें अधिकार हो भी सकता है और नहीं भी। उपरोक्त मानक प्रावधान निसंदेह अधिकांश बॉन्ड और प्रेफर्ड इशू को परिभाषित करता है, लेकिन इन ढांचों के अनेक विचलन भी हैं। सबसे जाने माने प्रकारों में परिवर्तनीय और समान इशू और इनकम बॉन्ड्स आते हैं। इनकम बॉन्ड्स में ब्याज तब तक नहीं देना होता है जब तक कंपनी ने इसे अर्जित ना किया हो। अदत्त ब्याज भावी आय में प्रभार के तौर पर शामिल हो सकता है, लेकिन ये अवधि प्राय 3 वर्ष तक सीमित होती है।
इनकम बॉन्ड का उपयोग कॉरपोरेशन को उससे ज्यादा करना चाहिए जितना वे करते हैं। इनसे इनकार करना प्रत्यक्ष रूप से केवल आर्थिक इतिहास की दुर्घटना है, मुख्यतः इसलिए कि पहले इन्हें बड़ी मात्रा में रेल रोड पुनर्व्यवस्था में किया जाता था और इसलिए उनकी शुरुआत ही वित्तीय कमजोरी और खराब निवेश स्तर से होती थी। लेकिन इस ढांचे के अपने कुछ व्यवहारिक लाभ हैं, खासतौर पर हाल ही के वर्षों में अनेक परिवर्तनीय प्रेफर्ड स्टॉक इशू की तुलना और विकल्प रूप में। इनमें कंपनी की कर योग्य आय से भुगतान किए ब्याज की कटौती प्रमुख है, जो इस ढांचे की पूंजी को काटकर आधा कर देती है। निवेशक की दृष्टि से ये संभवतः अधिकांश मामले में सबसे बेहतर है, क्योंकि उसे नंबर 1 कंपनी के अर्जित करने पर बिना शर्त ब्याज भुगतान लेने का अधिकार होता है। नंबर 2, यदि ब्याज का अर्जन या भुगतान ना किया गया हो तो उसे दिवालिया कार्रवाई के अलावा अन्य तरह के सुरक्षा ढांचे का अधिकार होता है। इनकम बॉन्ड्स की शर्तों को ऋण लेने और देने वाले दोनों के वास्ते सर्वाधिक फायदे के अनुकूल बनाने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। निश्चित ही इसमें संपरिवर्तन सुविधाएं शामिल होंगी। आंतरिक रूप से कमजोर प्रेफर्ड स्टॉक ढांचे की सर्वस्वीकार्यता तथा मजबूत इनकम बॉन्ड ढांचे की अस्वीकृति बेहद दिलचस्प ढंग से उस तरीके को दर्शाते हैं जिसके अनुसार वॉल स्ट्रीट पर आमतौर पर आदतें और पारंपरिक संस्थान काम करते हैं। भले ही नए हालात में ताजा दृष्टिकोण की आवश्यकता है, आशावाद या निराशावाद की हर नई लहर के साथ हम इतिहास और समय प्रमाणित सिद्धांतों को छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वाग्रहों से निरपवाद रूप से मजबूती से चिपके रहते हैं। अध्याय 4 पर टिप्पणी। बास्केटबॉल कोच पैट रिली ने कहा है, जब आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं और तब अचानक भाग्य साथ छोड़ देता है, आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि ये इस पर कम निर्भर करता है कि आपने किस तरह के निवेश किए हैं, ज्यादा ये मायने रखता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के 2 तरीके, शेयर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स के गतिशील मिश्रण की निरंतर शोध करके, उनका चयन करके और उन पर निगरानी रखकर, या एक स्थायी पोर्टफोलियो का निर्माण करके जो ऑटो पायलट हो और जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता ना हो, लेकिन मामूली उत्साह जगाता हो। पहले दृष्टिकोण को ग्राहम सक्रिय और उद्यमशील कहते हैं। इसके लिए काफी समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय और रक्षात्मक रणनीति में कम समय या कम ऊर्जा लगती है, लेकिन इसके लिए बाजार के आकर्षक कोलाहल के प्रति लगभग तपस्वी जैसे वैराग्य की जरूरत होती है। जैसा कि निवेश विचारक चार्ल्स एलिस कहते हैं कि उद्यमशील दृष्टिकोण जहां शारीरिक और बौद्धिक रूप से, वहीं रक्षात्मक दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से भार डालता है। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है और आप अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं और खेल प्रशंसक की तरह सोचते हैं तथा एक जटिल बौद्धिक चुनौती को पसंद करते हैं, तो सक्रिय दृष्टिकोण आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, सरलता के इच्छुक हैं और धन के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करते, तो निष्क्रिय दृष्टिकोण आपके लिए उचित होगा। कुछ लोगों के लिए दोनों पद्धतियों का मिश्रण ज्यादा सहज रहता है। एक ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण करना जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय या इसके विपरीत हो। दोनों दृष्टिकोण समान रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण हैं और इनमें से किसी को भी अपनाकर आप सफल हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने को इतनी अच्छी तरह समझते हों कि इनमें से सही को चुन सकें और अपने निवेश जीवन काल में इसी मार्ग से चिपके रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच का ग्राहम का अंतर उनकी ओर से ये फिर से याद दिलाने के लिए है कि वित्तीय जोखिम केवल वही नहीं होता जहां हम सब उसे तलाशते हैं, अर्थव्यवस्था या अपने निवेश में, बल्कि वो हमारे भीतर भी होता है। क्या आप साहसी बन सकते हैं या आप झुकेंगे? तो फिर एक रक्षात्मक निवेशक को शुरुआत किस तरह करनी चाहिए? इसमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी फैसला ये होगा कि कितना पैसा शेयरों में और कितना बॉन्ड्स और नकद में लगाना है। ध्यान दें, ग्राहम ने इस चर्चा को सोच समझकर मुद्रास्फीति के बाद रखा है, जिससे आप ये पहले ही जान जाएं कि मुद्रास्फीति आपके सबसे खराब शत्रुओं में से एक है। अपनी संपत्ति को शेयरों और बॉन्ड्स के बीच किस तरह आवंटित करें, इसकी चर्चा में ग्राहम की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसमें कभी भी उम्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। उनकी सलाह पूरी तरह से प्रचलित ज्ञान के विपरीत है, जिसके अनुसार आप कितना निवेश जोखिम लेना चाहते हैं
ये मूलतः इस पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है। एक पारंपरिक नियम है कि अपनी उम्र को 100 में से घटा दें और प्राप्त परिणाम जितना पूंजी प्रतिशत शेयरों में और बाकी को बॉन्ड्स या नकद में लगा दें। 28 वर्षीय व्यक्ति को अपना 72% धन शेयरों में, 81 वर्षीय को 19% शेयरों में लगाना चाहिए। बाकी की चीजों की तरह 1990 के दशक के अंत में ये धारणा आम थी। 1999 आने तक एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आपको अपना 95% धन शेयरों में लगाना चाहिए, भले ही आपकी जोखिम क्षमता औसत ही क्यों ना हो। अगर आपने इस सुझाव के समर्थकों को आपके IQ से 100 घटाने की अनुमति नहीं दी है तो आप कह सकेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आपकी उम्र से ये कैसे तय होगा कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं? 89 वर्ष की एक महिला जिसके पास $3 मिलियन हों और उसे पर्याप्त पेंशन मिलती हो और ढेर सारे नाती पोते हों तो उसके लिए अपना ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स में लगाना मूर्खता होगी। उसकी आय पहले से ही काफी है और उसके नाती पोतों जिन्हें वो विरासत मिलेगी उनके आसपास उनके दशकों के निवेश वर्ष हैं। वहीं दूसरी ओर एक 25 वर्षीय व्यक्ति जो अपने विवाह, घर आदि खरीदने के लिए बचत कर रहा है, उसके लिए अपना सारा धन शेयरों में लगा देने में कोई समझदारी नहीं। अगर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो उसके पास इस नुकसान से बचने के लिए या बाद के लिए कोई बॉन्ड आय नहीं होगी। इससे भी बढ़कर आप चाहे जितने भी युवा हों, आपको अचानक अपना धन शेयरों से निकालने की जरूरत पड़ सकती है। आज से 40 वर्ष बाद नहीं बल्कि अभी 40 मिनटों में बिना किसी चेतावनी के आपकी नौकरी जा सकती है, आपका तलाक हो सकता है, आप विकलांग हो सकते हैं या अचानक कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ किसी भी उम्र में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। हर किसी को थोड़ा नकद जोखिम विहीन स्थिति में रखना चाहिए। अंत में बहुत से लोग इसलिए निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि हम में से ज्यादातर लोग भविष्य में कुछ भावनात्मक घटने पर हम कैसा महसूस करेंगे इसके पूर्वानुमान के काम में काफी बुरे होते हैं। जब शेयर 15% से 20% प्रति वर्ष ऊपर जा रहे हों, जैसा कि ये 1980 या 1990 के दशक में जा रहे थे, तब ये कल्पना आसान है कि आप उन शेयरों को जीवन भर अपने पास रखेंगे। लेकिन जब आपको अपने धन का हर एक हिस्सा डूबता दिख रहा हो तो बॉन्ड्स या नकद की सुरक्षा में जाने की इच्छा को रोकना नामुमकिन है। बहुत से लोग शेयरों को खरीदने और उन्हें अपने पास रखने की जगह उन्हें ऊंचे भाव पर खरीदते हैं और कम पर बेच देते हैं और इस तरह उसके पास रखने को परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसा साहस बहुत कम निवेशकों में होता है कि वे गिरते बाजार में भी अपने शेयरों को अपने पास ही रख सके। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को न्यूनतम 25% बॉन्ड्स में लगाना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि इस सहारे से आपको वो साहस मिलेगा जिससे आप अपने शेष धन का शेयरों में उस वक्त भी निवेश कर सकते हैं जब वे खराब अवस्था में हों। आप कितना जोखिम ले सकते हैं, इसे ज्यादा बेहतर ढंग से जानने के लिए अपने जीवन की बुनियादी हालत पर विचार करें। वे कब होते हैं, कब बदलते हैं और ये आपकी नकद आवश्यकता को कैसे प्रभावित करते हैं। आप विवाहित हैं या अविवाहित, आपका साथी या जीवन साथी क्या करते हैं, क्या आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं, उनकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, क्या आपको विरासत में धन मिलेगा या अपने बढ़ती उम्र के बीमार माता पिता आप पर आश्रित हैं, आपका करियर किन चीजों से प्रभावित हो सकता है। अगर आप बैंक में गृह निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं तो ब्याज दरें बढ़ने पर आपकी नौकरी जा सकती है। अगर आप रसायन निर्माता के यहाँ काम करते हैं तो बढ़ती तेल कीमतें आपके लिए बुरी खबर बन सकती हैं। अगर आपका स्वरोजगार है तो आप जो काम कर रहे हैं वे काम कब तक बचे रह सकते हैं। क्या आपको अपनी नकद आय के पूरक के तौर पर निवेश की आवश्यकता है? अपने वेतन और खर्च आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप निवेश में कितनी धनहानि सह सकते हैं? अगर इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि आप ज्यादा शेयरों के उच्च जोखिम को ले सकते हैं तो आप ग्राहम के उस वर्ग में हैं जो न्यूनतम 25% बॉन्ड्स या नकद में रखते हैं। अगर नहीं तो शेयरों से जितना हो सके उतना दूर रहें और ग्राहम के बॉन्ड्स या नकद में अधिकतम 75% वाले वर्ग की ओर बढ़ें। जब आप इन लक्ष्यों का प्रतिशत तय कर लें तब इनमें केवल तभी बदलाव करें जब आपके जीवन में बदलाव आए। ज्यादा शेयर केवल इसलिए मत खरीदिए क्योंकि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है और इन्हें इसलिए मत बेचिए क्योंकि ये नीचे जा रहा है। ग्राहम की पद्धति की बुनियादी बात अनुमानित कार्य को अनुशासन में बदलना है। सौभाग्य से
अपने 401K के माध्यम से आपके लिए अपने पोर्टफोलियो को अस्थायी रूप से स्वचालित करना आसान होगा। मान लीजिए आप ज्यादा जोखिम को लेकर सहज हैं। शेयरों में 70% और बॉन्ड्स में 30% का जोखिम आसानी से ले सकते हैं। अगर शेयर बाजार 25% तक बढ़ता है लेकिन बॉन्ड्स स्थिर रहते हैं, तब आपके पास शेयरों में 75% से कम और बॉन्ड्स में केवल 25% निवेश होगा। अपने 401K की वेबसाइट देखें या उनके टोल फ्री नंबर पर फोन करें और अपने इतने शेयर बेच दें कि आपका 70-30 का लक्ष्य पुनः संतुलित हो जाए। इसमें मुख्य बात इन्हें पूर्व अनुमानित धैर्यपूर्ण योजना पर पुनः संतुलित करना है, जो इतनी अक्सर ना हो कि आप पागल हो जाएं और ना ही इतनी कभी कभार हो कि आपके लक्ष्य हाथ से निकल जाएं। मेरा सुझाव है कि आप हर छठे महीने पुनः संतुलित करें, ना ज्यादा न कम, और सहज याद रहने वाली तारीखों पर करें, जैसे नए साल पर या फिर 4 जुलाई को। 100% शेयरों में क्यों नहीं? ग्राहम की आपको सलाह है कि कभी भी अपने कुल धन में से 75% से ज्यादा शेयरों में ना लगाएं। क्या सारा धन शेयर बाजार में लगाना हर किसी के लिए अनुचित है? थोड़े से निवेशकों के लिए 100% शेयर पोर्टफोलियो ठीक है। आप भी उनमें से हैं। अगर आपने अपने परिवार के लिए कम से कम 1 साल के भरण पोषण का पर्याप्त खर्च अलग रखा हुआ है, अगर आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक स्थिरता से निवेश कर सके, अगर 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाजार में बने रहे हों, अगर 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाजार में शेयर ना बेचे, अगर 2000 में आरंभ हुए मंदी के बाजार के दौरान शेयर खरीदे, अगर आपने इस पुस्तक का अध्याय 8 पढ़ लिया हो और अपने निवेश व्यवहार के नियंत्रण के लिए औपचारिक योजना बना ली हो, अगर आप पूरी ईमानदारी से इस परीक्षण में खरे नहीं उतरते, तो आपको अपना सारा धन शेयरों में नहीं लगाना चाहिए। जो कोई भी पिछली मंदी के बाजार से घबराया हो, वो अगले में भी अवश्य घबरा जाएगा और तब उसे नकद या बॉन्ड का सहारा ना होने पर पछतावा होगा। इस आवधिक पुनः संतुलन की खूबसूरती ये है कि इससे आप अपने निवेश फैसलों के लिए सरल सामान्य मानकों को आधार बनाने को बाध्य होते। क्या मेरे पास मेरी योजना से ज्यादा आस्तियों का स्वामित्व है? आप केवल इस अनुमान पर काम नहीं करते कि ब्याज दरें किधर जा रही हैं, या आपके अनुसार डाउ जल्दी ही गिरने वाला है। टी रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्द ही ऐसी सेवाएं पेश करने वाली हैं, जिससे आपका 401K पोर्टफोलियो स्वतः ही आपके वर्तमान लक्ष्यों के अनुसार पुनः संतुलित हो जाएगा, जिससे आपको फिर कभी सक्रिय फैसले ना लेने पड़े। इनकम इन्वेस्टिंग या संपूर्ण विवरण। ग्राहम के दौर में बॉन्ड निवेशकों के सामने 2 विकल्प होते थे, कर योग्य या कर मुक्त, लघु आवधिक या दीर्घावधिक। आज एक तीसरा विकल्प भी है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड्स, कर योग्य या कर मुक्त। अगर आप न्यूनतम टैक्स ब्रैकेट में ना हो, तो आपको अपने सेवानिवृत्त खातों के बाहर केवल कर मुक्त यानी कि म्यूनिसिपल बॉन्ड ही खरीदने चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का ज्यादातर हिस्सा IRS टैक्स के हाथों में चला जाएगा। कर योग्य बॉन्ड खरीदने का एकमात्र स्थान आपके 401K के भीतर या अन्य सुरक्षा खाता है, जिसमें आय से आप पर कोई टैक्स ना लगता हो, और जहां म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का स्थान ना हो, क्योंकि यहां इसका कर छूट का लाभ व्यर्थ जाएगा। लघु आवधिक या दीर्घावधिक। बॉन्ड्स और ब्याज दरें संतुलन झूले के 2 हिस्से हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड्स के भाव गिरेंगे। हालांकि लघु आवधिक बॉन्ड में गिरावट दीर्घावधिक बॉन्ड की तुलना में कम होती है। वहीं दूसरी ओर अगर ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड के भाव बढ़ेंगे और दीर्घावधिक बॉन्ड का प्रदर्शन लघु आवधिक से बेहतर होगा। आप इनके बीच के अंतर को सहज ही विभाजित कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड खरीदकर जो 5 से 10 वर्षों में परिपक्व होने हों और जिनके भाव तब चाहे ना बढ़े जब उनके पक्ष में हवा हो, लेकिन उनमें गिरावट भी ना आए। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएट बॉन्ड्स आसान विकल्प हैं, क्योंकि इनसे आपको ब्याज दरों का अनुमान लगाते रहने की जरूरत नहीं रहती। बॉन्ड या बॉन्ड फंड, क्योंकि बॉन्ड आमतौर पर $10,000 के लॉट में बेचे जाते हैं और आपको इनमें से किसी में भी नुकसान होने के जोखिम को कम करने के लिए मात्र न्यूनतम 10 बॉन्ड की जरूरत होती है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स को खरीदना तब तक मायने नहीं रखता जब तक आपके पास निवेश के लिए कम से कम $1 लाख ना हो। इनमें एकमात्र अपवाद यूएस ट्रेजरी द्वारा जारी बॉन्ड्स हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार की पूरी ताकत के सहारे ये स्वतः ही सुरक्षित होते हैं। बॉन्ड फंड सस्ता और सरल विविधीकरण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें मासिक आय की सुविधा भी होती है।
जिसे आप बिना कमीशन दिए पुनः फंड में तत्कालीन दरों पर निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंडिविजुअल फंड से बॉन्ड फंड्स बेहतर होते हैं। इनमें मुख्य अपवाद ट्रेजरी प्रतिभूतियां और कुछ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं। वैनगार्ड, फिडेलिटी, श्वाब और टी रोव प्राइस जैसी कुछ प्रमुख फर्में काफी सारे बॉन्ड फंड्स काफी कम भावों पर प्रस्तावित करती हैं। बॉन्ड निवेशक के लिए चयन के विकल्प प्रचुर मात्रा में हैं। तो चलिए ग्राहम की सूची को अपडेट करते हैं कि क्या उपलब्ध है। 2003 में ब्याज दरें इतनी कम हो गईं कि निवेशक यील्ड के लिए तरस गए, लेकिन ज्यादा जोखिम लिए बिना भी अपनी ब्याज आय को बढ़ाना संभव है। नकद नकारा नहीं, आप अपने नकद से अधिक कमाई कैसे कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उन बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट या मनी मार्केट खाते से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए जिनमें बीते समय में बहुत कम रिटर्न मिला और वो इन नकद विकल्पों में निवेश करें। ट्रेजरी सिक्योरिटीज यानी कि राजस्व प्रतिभूतियां, इनमें अमेरिकी सरकार का दायित्व होने से लगभग कोई जमा जोखिम नहीं होता, क्योंकि अंकल सैम अपना ऋण बाकी रखने की जगह या तो टैक्स बढ़ा देते हैं या नोट छापने का आदेश दे देते हैं। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व होते हैं। अपनी इतनी कम अवधि की परिपक्वता के कारण टी बिल में तब शायद ही कोई क्षरण होता है जब अन्य निवेश आय में भाव बढ़ती ब्याज दरों के कारण गिरने लगते हैं। ट्रेजरी ऋण जितना ज्यादा दीर्घावधिक होगा, ब्याज दरें बढ़ने पर उतना ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ट्रेजरी प्रतिभूतियों की ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर, लेकिन संघीय कर से नहीं, उससे मुक्त होती है और जनता के 3.7 ट्रिलियन डॉलर के कारण ट्रेजरी ऋण का बाजार बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आपको परिपक्वता से पूर्व ही अपना धन वापस चाहिए तो खरीदार आसानी से मिल जाएगा। सेविंग्स बॉन्ड, ये ट्रेजरी की भांति विक्रय नहीं होते। आप इन्हें दूसरे निवेशक को नहीं बेच सकते और अगर आप इन्हें 5 वर्ष से पहले भुनाते हैं तो आपको 3 माह का ब्याज भी छोड़ना होगा। इस तरह ये मुख्य रूप से अलग रखे धन के तौर पर उपयुक्त होते हैं, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है। किसी ऐसे धार्मिक समारोह में उपहार देना जो कई वर्षों बाद हो, या अपने नए जन्मे शिशु की हॉवर्ड की पढ़ाई हो, ये $25 जितने कम मूल्य में भी आते हैं, जिससे ये नाती पोतों के लिए शानदार उपहार होते हैं। वे निवेशक जो पूरे यकीन के साथ कुछ नकद आने वाले कई वर्षों के लिए अलग रख सकते हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति सुरक्षित आय बॉन्ड्स ने हाल ही में तकरीबन 4% की आकर्षक यील्ड प्रस्तावित की है। अंकल सैम से आगे मॉर्गेज सिक्योरिटी यानी कि बंधक प्रतिभूतियां, ये अमेरिका में हजारों की संख्या में है। इनके पूल से इन बॉन्ड्स को फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन यानी कि फेनी में या गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन यानी गिनी में जैसी एजेंसियां जारी करती हैं। हालांकि इन्हें यूएस ट्रेजरी का समर्थन नहीं होता, तो अपने अत्यधिक जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें उच्च यील्ड पर बेचा जाता है। मॉर्गेज बॉन्ड्स का प्रदर्शन आमतौर पर उस वक्त अच्छा नहीं होता जब ब्याज दरें गिर रही हो, और इनमें उस वक्त उछाल आता है जब ये बढ़ती है। दीर्घावधि में बढ़त का ये रुख अधिक हो जाता है, उच्चतर औसत यील्ड मिलता है। अच्छे मॉर्गेज बॉन्ड फंड्स वैनगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध हैं, लेकिन अगर कोई ब्रोकर आपको इंडिविजुअल मॉर्गेज बॉन्ड या CMO बेचने का प्रयास करें तो उससे ये कहकर कन्नी काट लें कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। एन्युटी यानी कि वार्षिक, इस बीमा जैसे निवेश से आप वर्तमान टैक्स का स्थगन करके सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी आय हासिल कर सकते। फिक्स्ड एन्युटी में तय रिटर्न दर होती है और वेरिएबल एन्युटी में रिटर्न दर अस्थिर होती है, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को यहाँ वास्तव में अपना बचाव आक्रामक बीमा एजेंटों, शेयर ब्रोकरों और वित्तीय योजनाकारों से करना होता है, जो एन्युटी को उत्पीड़न की हद तक महंगा बेचते हैं। अधिकांश मामलों में एन्युटी के स्वामित्व के बड़े खर्चे, जिसमें सरेंडर चार्ज भी शामिल है, जो इन्हें समय पूर्व भुनाने पर लगता है, इसके फायदों के उत्साह को ठंडा कर देते हैं। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। अगर किसी एन्युटी में विक्रेता को बड़ा कमीशन मिल रहा हो तो संभव है कि इसमें क्रेता को नाम मात्र का लाभ होगा। केवल उन्हीं एन्युटी को खरीदें जिन्हें आप अमेरिटास, TIAA, CREF और वैनगार्ड जैसे प्रबंधकों से सीधे खरीद सकें। प्रिफर्ड स्टॉक, प्रिफर्ड शेयर हर तरह से सबसे खराब निवेश है। ये बॉन्ड से कम सुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनका कंपनी के दिवालिया हो जाने पर
इसकी संपत्ति पर केवल दूसरे दर्जे का दावा होता है और इनकी लाभ संभावना भी साधारण शेयरों से कम होती है, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर अपने प्रेफर्ड शेयरों को ब्याज दर गिरने या क्रेडिट रेटिंग में सुधार होने पर कॉल या बलपूर्वक क्रैक कर लेती है। अधिकांश बॉन्ड्स पर किए जाने वाले ब्याज भुगतान के विपरीत इन्हें जारी करने वाली कंपनियों को प्रेफर्ड लाभांश भुगतान पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट नहीं मिलती। अपने आप से पूछें, अगर ये कंपनी मेरे निवेश करने योग्य स्वस्थ है तो ये अपने प्रेफर्ड शेयरों पर मोटा लाभांश क्यों दे रही है, बजाय इसके बॉन्ड जारी करके टैक्स में छूट हासिल करें? इसका जवाब यह है कि कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं। इसके बॉन्ड का बाजार जरूरत से ज्यादा भरा है और इनके प्रेफर्ड शेयर खरीदना ऐसा है जैसे आप ऐसी मरी हुई मछली को खरीद रहे हो जिसे फ्रिज में ना रखा गया हो। साधारण शेयर स्टॉक स्क्रीनर पर देखें तो 2000 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 सूचकांक के 115 शेयर 3% या अधिक का लाभांश यील्ड दर्शाते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भले ही यील्ड का कितना ही भूखा हो, शेयर को केवल लाभांश आय के लिए नहीं खरीदेगा। कंपनी और इसका कारोबार भी ठोस होना चाहिए और इस शेयर का भाव भी वाजिब होना चाहिए। लेकिन 2000 के आरंभ हुए मंदी के बाजार के कारण कुछ प्रमुख शेयर आज ट्रेजरी बॉन्ड से भी ज्यादा यील्ड प्रदान कर रहे हैं। अतः सबसे रक्षात्मक निवेशक को यह समझना चाहिए कि केवल बॉन्ड या अधिकांश बॉन्ड वाले पोर्टफोलियो में चुनिंदा शेयरों को जोड़ने से इसकी इनकम यील्ड बढ़ती है और इससे रिटर्न बढ़ने की भी संभावना होती है।